नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 9 डेज़ बचे हुए हैं और मुझे लगता है आपका सिलेबस भी अब लगभग कंप्लीट हो गया होगा अपने स्तर पर। तो देखिए, ये 9 डेज़ बचे हुए हैं, 9 डेज़ बचे हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह सकते हैं एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण है। इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए ये मैंने पहले बताया है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर कई बार होता है नहीं मिलते हैं, खासतौर से स्क्रीनिंग के लेक्चर स्क्रीनिंग के पेपर यहाँ पर बहुत कम अवेलेबल हैं, तो जो मैंने करवाए हैं मॉडल पेपर उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अब इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं मैराथन क्लासेस, वो कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहली क्लास है आपकी उत्तराखंड जीके की, 2 घंटे 40 मिनट की एक क्लास हुई है। हालांकि ये क्लास किसी भी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, यानी कि कोई भी उत्तराखंड जीके जिसमें आता है, जिस भी एग्ज़ाम में आता है, तो वहाँ पर ये क्लासेस यूज़ की जा सकती हैं। और लेक्चर के एग्ज़ाम में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसका जो शुरुआती पोर्शन है 1 डेढ़ घंटे का, 2 घंटे 40 मिनट का, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। और जो बाकी इसके अलावा इसमें मैंने कुछ वन लाइनर्स भी डाले हैं, जो कि परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग है। तो चूंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने वो उसमें रखे हैं। तो अगर बुक आपके पास नहीं है परीक्षा वाणी की तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक है परीक्षा वाणी की और उससे आप पढ़ते हुए आए हैं, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं उस क्लास को। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास है, जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, उसमें जनवरी दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर्स हैं, लगभग सारे करंट अफेयर्स हैं। तो और साथ ही साथ उसमें उत्तराखंड के भी करंट अफेयर्स हैं इन्हीं महीनों के, यानी कि जनवरी दिसंबर नवंबर के। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने सारे करंट अफेयर्स ले लिए हैं। इसके अलावा एक जीएस की क्लास है जनरल स्टडीज़ की, जो कि 1.5 घंटे की है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की अभी तक कोई भी मैराथन क्लास नहीं आई है। तो हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसको सेपरेट कर लीजिए, तो मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये कंबाइंड क्लास लिया। आज भी आपको काफ़ी सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको उसको फॉलो कर लेना है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बता दूं। देखिए, जो मैंने क्लासेस बताई हैं वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और या तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने नेम के साथ, वीडियो नेम के साथ लिंक दिया है वहाँ पर। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, वैसे तो ये कंबाइंड क्लास है पर यहाँ पर रीजनिंग की क्वेश्चन नहीं रहेंगे। रीजनिंग के लिए मैंने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है वो सारे मैं कलेक्ट करके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो वो मैं जल्द ही आपको कल तक सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं, लेक्चर स्क्रीनिंग में खास तौर से बनते हैं, तो वो रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीएस जनरल स्टडीज़, फिर होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो ये सारे क्लास क्वेश्चन हैं जो इसमें रहने वाले हैं। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चन आप चाहें तो अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आंसर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसी से शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारे, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कब हुई। तो ये कब हुआ है? 1 मार्च को। 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कहाँ हुई? ऋषिकेश में हुई, ये भी याद रखिएगा। ये 7 दिन तक चला, 1 से 7 मार्च तक। और जो ये योग दिवस था ये कौन सा हुआ था? ये था आपका 29वां योग दिवस, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। आपको मालूम भी होगा, हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया है हाल ही में कोटद्वार से दिल्ली के बीच? तो ये है आपका सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 3 मार्च को इसका कह सकते हैं शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ये शुरू किया गया है। तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है? तो देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने
ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला। और प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है इसके वो हैं आपके जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंदूराव दत्तात्रेय। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो ऑल वुमेन परेड है वो हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति करने की घोषणा की है? तो ये वर्ड याद रखिएगा, हाल ही में मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की जो घोषणा की है वो की है आपकी HDFC बैंक ने। तो याद रखिए, HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। इसके जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के वो है आपके शशिधर जगदीशन, प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो धर्मांतरण याद रखिएगा, ये जो इसके विरोध में जो विधेयक पारित किया गया है वो कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश, MP। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये हाल ही में किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। और CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, प्रेजेंट टाइम के। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर एक फेमस योजना है जिसके बारे में आपको याद रखना है, एक जिला एक शिल्प, ये यहाँ पर शुरू किया गया है, जो कि यहाँ की एक प्रसिद्ध योजना है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का तीसरा आयुक्तालय घोषित किया गया है? यानी कि जो कमिश्नरेट है वो किसे बनाया गया हाल ही में? तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा वगैरह होगा इसको। तो आयुक्तकाल किसे घोषित, कमिश्नरेट किया गया है गैरसैंण को। तो ये हाल ही का करंट अफेयर है, तो हो सकता है मे बी क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है गैरसैंण। कब किया गया? 4 मार्च को इसको घोषित किया गया। इसके अलावा देखिए, गैरसैंण क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी में घोषित हो चुका है। कब हुआ था ये भी 4 मार्च 2020 को ही हुआ था, ठीक एक साल पहले। जिस दिन तीसरा आयुक्तकाल घोषित हुआ उसी दिन इसको बनाया गया था ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया जाएगा? तो ये राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम होगा और ये बनाया जाएगा आपका देहरादून में। तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है, सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम देहरादून का है होगा। एपण की बात करें तो क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, एपण के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ये उत्तराखंड की एक लोक चित्रकला है और इसको बढ़ावा देने के लिए ये एम्पोरियम बनाया जाएगा। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। इसके बाद, उत्तराखंड के कोट द्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो उत्तराखंड के कोट द्वार का नाम बदलकर कण्व नगरी ये रखा जाने वाला है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। ऐसा क्यों रखा जा रहा है नाम कण्व नगरी? क्योंकि महर्षि कण्व का नाम आपने सुना होगा और महर्षि कण्व का संबंध चूंकि कोटद्वार इस जगह से था, कोटद्वार से था, इस वजह से इसका नाम बदलकर महर्षि कण्व के नाम पर कण्व नगरी रखा जाने वाला है। और महर्षि कण्व की ये तप स्थली भी थी। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, कण्व नगरी। इसके बाद, हाल ही में किस देश ने विदेशी नागरिकों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? तो विदेशी नागरिकों की बात करें तो बांग्लादेश ने फैसला लिया है कि सभी विदेशी नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष MG जॉर्ज का निधन हुआ है? तो ये कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, तो इनमें से जो मुथूट ग्रुप है, ऑप्शन B, इसके जो अध्यक्ष थे MG जॉर्ज, इनका निधन हाल ही में हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हाल ही में फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या जो बड़े लोग हैं, फेमस लोग जो हैं जाने माने, चाहे वो उद्योगपति हो या फिर नेता हो या फिर लेखक हो, राइटर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अध्यक्ष थे मुथूट ग्रुप के MG जॉर्ज, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका तेलंगाना में, ये पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है। तो ये लाइन याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये है आपका तेलंगाना का।
कैपिटल की बात करें तेलंगाना की तो क्या है, हैदराबाद। सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। और जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है, तानीसैस सौधराजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थे। तो सबसे पहले तो ये नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण भट्ट, इनका निधन हुआ है। और ये कौन थे, ये थे कवि। और कवि किस भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के। तो क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि हाल ही में कन्नड़ भाषा के किस कवि का निधन हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण भट्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नाम याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हुआ। इसके बाद हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है। तो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खुला है आपका दिल्ली में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये किसके द्वारा खोला गया है, तो देखिए ये सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा याद रखिएगा, ये किडनी डायलिसिस अस्पताल है दिल्ली में। तो अगर कहीं पूछा है तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर किडनी डायलिसिस पूछा है तो दिल्ली में है ये। देखिए गुरु हरिकरण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल, ये खोला गया है आपका सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा। तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा डायलिसिस अस्पताल किस समिति द्वारा खोला गया, तो यह है आपका सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता। तो स्पोर्ट्स पर भी आपके जो हाल ही में रिसेंट जो यहाँ पर गेम्स हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो उस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है उन्होंने रजत पदक, सिल्वर मेडल। स्विस ओपन क्या है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये है आपका स्विस ओपन, और इसी में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। इसके बाद है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है उत्तराखंड में। ये कहाँ खुला है अगर पूछा जाए, प्लेस अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफिक, तो कालिका में रानीखेत में, कालिका में रानीखेत में ये खुला है पहला वन चिकित्सा केंद्र। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध और पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूर्व नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो पूर्व नाम है आपका हैली नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि हाल ही में किया गया है। और इसी दिन ये घोषणा की गई थी, बजट के दिन जो गैरसैंण है वो कमिश्नरेट बनेगा। तो हाल ही में ये जो घोषणा की गई है बजट 2021-22 की, यह है आपका 57,400 करोड़ उत्तराखंड का बजट 2020-21 का, जो कि पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में भारत के किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मैत्री सेतु, इसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है इस सेतु की, मैत्री सेतु की, 1.9 किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका है। प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, तो जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपकी शेख हसीना। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज जिस पर क्वेश्चन बन सकता है होता है, ये कौन सा है, संप्रति अभ्यास। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। तो किस देश, माफ़ कीजिएगा, स्टेट के गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है, बिहार ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिहार की बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है, पटना। प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है यहाँ की, फाल्गू चौहान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हाल ही में 14वीं यूएन क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका टोक्यो, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। और ये है आपका 14वां यूएन क्राइम कांग्रेस। तो याद रखिएगा, जापान टोक्यो में किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैपिटल क्या है जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो में ही जो आपका ओलंपिक्स होने वाला है इस साल, तो ये भी याद रखिएगा। पीएम कौन है इस
अभी प्रेजेंट टाइम में जापान के यूसी हिडे सुगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या जौगरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लखनऊ में हाल ही में जौगरी महोत्सव या फिर गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे है लखनऊ शहर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में देसिकन भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये वर्ड याद रखिएगा, देसिकन भवन। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा। ये कहाँ किया गया है अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये आगरा में किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जीआई मतलब जो जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, एक जीआई टैग जो दिया जाता है, तो वो कहाँ हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मसूरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसूरी में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया अगर पूछ लिया जाए तो जनजातीय मामलों की जो मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और दिया गया है या नहीं दिया गया है ये भी आपको बताना है। तो जीआई महोत्सव का उद्घाटन हुआ है मसूरी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपका ओडिशा में 69वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है? तो ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर की बात करें तो बांग्लादेश ने ये किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाम क्या है? तस्रुबा आनंद सिसिर न्यूज़ रीडर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनको नियुक्त किया गया है पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर के तौर पर, बांग्लादेश ने ये किया है। इसके बाद है, हाल ही में पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? JNK में, जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फेमस झील और नदियाँ हैं जिस पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर चिनाब नदी है जिस पर, जो कि प्रेम नगर सिमरत में है। इसके अलावा डल झील है यहाँ पर, बुलर झील है यहाँ पर जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फेमस नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है यहाँ का। इसके अलावा दाचीगम नेशनल पार्क है यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है अशोक गुलाटी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये नियुक्त हुए हैं अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, और हेडक्वार्टर का है मुंबई में। CEO कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो उदय कोटक। प्रेजेंट टाइम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वह हैं आपके उदय कोटक। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी 100 वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले थे वो कौन थी? सबसे पहले जिन्होंने 100 वनडे मैच कंप्लीट किए थे, तो उसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। तो जिनको मालूम है वो बता सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। इसके बाद, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को 6.8% बढ़ाकर $209 अरब कर दिया है? तो हाल ही में इसकी अपडेट भी आई थी न्यूज़ वगैरह में, आपने देखा भी होगा। चीन ने जो है ये करा है 6.8% इन्होंने बढ़ा दिया अपना बजट, डिफेंस बजट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
किस शहर में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये जो वर्चुअल संस्करण है इसका उद्घाटन पुस्तक मेला जो है वर्ल्ड बुक फेयर, ये किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कौन सावा संस्करण था? तो देखिए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है कि 29वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू किया गया या किसके द्वारा किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह 29वां संस्करण था बुक फेयर का, वर्ल्ड बुक फेयर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर कोई नहीं? तो ये किया है ओडिशा ने। और ओडिशा की बात करें तो जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो कोवैक्सीन की बात करें तो जिन्होंने इसको अभी हाल ही में पहला देश जो अधिकृत कर चुका है इसको, वो है आपका जिम्बाब्वे। तो ये अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे जो ये पहला करने वाला बना है। तो याद रखिएगा अफ्रीकी देश की बात की गई है, पहला देश ये जिम्बाब्वे। इसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्लूइड डक्टेड रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो इसको याद रखिएगा, ये जो लाइन दी गई है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इस तकनीक का जो परीक्षण है वो कहाँ किया है? तो ये किया गया है आपका ओडिशा में। कहाँ पर? चांदीपुर रेंज में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, अभी डीआरडीओ की बात हो रही है तो डीआरडीओ के बारे में मैंने पहले बताया है, करंट अफेयर्स की क्लास में ही बताया है। तो डीआरडीओ के अभी प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आप बताइए, मेंशन कीजिए अगर आपको याद है तो। इसके बाद हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तीसरे बल्लेबाज बने हैं केरॉन पोलार्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केरॉन पोलार्ड ये बने हैं। पहले कौन थे? अच्छा, ये किसके साथ ये मैच हो रहा था? ये श्रीलंका के साथ हो रहा था T20 का मैच, जिसमें इन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। तो ये तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं 6 छक्के लगाने वाले। पहले कौन थे? पहले थे आपके हर्षल गिब्स और दूसरे कौन थे? सभी जानते होंगे, युवराज सिंह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, अगर ये क्वेश्चन में कहीं देखने को मिले और पूछा जाए शीर्ष पर कौन रहा, तो ये होगा आपका MIT। और एक्चुअली में MIT लगातार 9 साल से ये शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका है। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और तीसरे नंबर पर कैम्ब्रिज। तो ये भी याद रखिएगा अगर बाई चांस कभी पूछे जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का जो फ्रीडम स्कोर है, स्वतंत्रता स्कोर है, वो 71 से घटाकर कितना किया? तो इससे पहले 71 था, तो अब कितना हो चुका है? ये हो गया है आपका 67 हो चुका है फ्रीडम स्कोर। ये किसने किया? फ्रीडम हाउस ने, जो कि एक थिंक टैंक है, वॉशिंगटन में है। तो 67 ये हो चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कभी, जो फ्रीडम हाउस का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो फ्रीडम स्कोर है इंडिया का वो 71 से 67 हो चुका है। इसके बाद हाल ही में रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ किया? फिलीपींस के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिलीपींस की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है मनीला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हाल ही में यस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जो टॉप पर रहा है वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस गेम में स्टेट जम्मू और कश्मीर ने 11 गोल्ड,
18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये नंबर 1 पर रहा। तो J&K इसका राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। तो कृषि से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं इसको जुटाने के लिए जो कृषि जनगणना है उसका आयोजन किया गया है गुजरात द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। गुजरात की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और सीएम विजय रूपाणी, तो ये भी याद रखिएगा। और गुजरात की कुछ फेमस चीज़ें हैं, इनमें से हाल ही में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात का उसका भी उद्घाटन हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा नाम, प्लेटिपस अभ्यारण्य। अगर क्वेश्चन में देखने को मिले तो समझ जाइए क्वेश्चन क्या है। ये दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल क्या है, कैनबरा। पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, प्लेटिपस क्या होता है, प्लेटिपस एक डक टाइप का मैमल है, डक बिल्ड मैमल है, और इसके लिए ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, प्लेटिपस अभ्यारण्य। इसके बाद है, हाल ही में कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र उद्घाटन किया गया है। तो ये ड्रोन के रिसर्च के लिए जो सेंटर बनाया गया है हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया वो कहाँ है, आईआईटी रुड़की में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेडियो चिनार 90.7 माफ़ कीजिएगा 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं इसके आने की संभावना है एग्जाम में, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, अगर कभी पूछा जाए तो भारतीय सेना द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ये किया जाएगा ओडिशा द्वारा, और ओडिशा के बारे में तो मैंने बता दिया है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, कैपिटल क्या है, सीएम कौन है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो पश्चिमी नौसेना कमान का जो हेड है वो बनाया गया है हरि कुमार को, हरि कुमार को इन्हें बनाया गया है जो पश्चिमी नौसेना कमान है उसका प्रमुख। इसके बाद G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है हाल ही में। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इन्होंने भाग लिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया। तो हाल ही में डीआरडीओ ने उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है कहाँ से, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, आप ये बताइए कि जो इसरो का सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं लॉन्चिंग साइट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है और कहाँ पर है। तो ये कमेंट करके बताइए आप अगर आपने पढ़ा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में वीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका केरल के मुख्य नए सचिव नियुक्त किए गए हैं वीपी जॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड के नए सीएम बन चुके हैं जिसके बारे में आपको मालूम होगा, तो कौन है, तीरथ सिंह रावत जो कि नए सीएम बन चुके हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वैसे आपको मालूम ही होगा क्योंकि जो सोशल मीडिया वहाँ पर काफ़ी वायरल हो चुका है, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसके बाद हाल ही में किसने मासिक लेन देन में, माफ़ कीजिएगा मासिक लेन देन, मंथली जो लेन देन है इसमें 1 बिलियन को पार कर लिया है। ये कुछ कंपनीज़ हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, जो पेमेंट कंपनीज़ हैं, उसमें किसने 1 बिलियन को
पार कर लिया है मंथली लेन देन को। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है पेटीएम ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद हाल ही में किस बैंक ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए ध्यान दिए हैं? तो ये दिया गया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसके बाद है हाल ही में यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। यूक्रेन कुश्ती में किसने जीता है? विनेश फोगट ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 1 मार्च को, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जिसे कहते हैं। देखिए ये काफ़ी मुश्किल होता है सारे डेज याद करना। तो हाल ही में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं, जैसे अभी हाल ही में वुमेंस डे हुआ 8 मार्च को, तो इस तरह की हर मंथली जो इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे फरवरी में कौन कौन से जो दिवस मनाए गए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, और जो मार्च में है और जो जनवरी में है, तो ये जो 3-4 महीने के हैं लास्ट जो रिसेंटली हुए हैं, उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अच्छा इसकी बात करें तो देखिए किसी भी तरह के जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए हर साल मनाया जाता है ये डे, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी शुरुआत अगर कभी पूछ ली जाए तो 1 मार्च 2014 से इसकी शुरुआत हुई, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? यूएन एड्स द्वारा। ये है क्या? ये जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है, किस पर? ऑन HIV और एड्स पर। तो इनके द्वारा, यूएन एड्स द्वारा ये लॉन्च किया गया 1 मार्च 2014 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दिया है? तो जो महाराष्ट्र के वन मंत्री थे संजय राठौर, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसके बाद हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो प्रधान महानिदेशक, ये नए कौन बने हैं? ये लाइन अगर आपको कहीं भी दिखे प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक, तो ये हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जगदीप भटनागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार ये किसने प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अब टीचिंग एप्टीट्यूड के भी देख लेते हैं, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा दूरस्थ शिक्षा को गतिशील और रोमांचक बनाती है, यानी कि एक्साइटिंग और डायनेमिक बनाती हैं? तो डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई है, दूरस्थ शिक्षा की बात की गई है, तो उसका आंसर क्या होगा? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को डायनामिक और एक्साइटिंग बनाया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो देखिए कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम चलाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग या फिर एजुकेशन। तो इसको, या फिर कहें कि जो कोई भी आप क्लास देखते हैं ऑनलाइन, एक तरह से ये भी एक कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा है, एजुकेशन है। तो इसको जो एक्साइटिंग बनाएगा वो क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी वही है जो इसको एक्साइटिंग बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो डिस्टेंस एजुकेशन को पहले तो ये डायनेमिक बना सकते हैं इसको, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग तो ये अपने आप हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में कला निम्नलिखित को प्रोत्साहित करती है। तो कला जो है वो किसको इनकरेज करती है? प्लेवे पद्धति, सोशल डेवलपमेंट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या फिर कॉस्मेटिक एडिशन। तो इसका राइट आंसर होगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। शिक्षा में जो आर्ट है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जो है यहाँ पर प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है। आउट ऑफ बॉक्सिंग थिंकिंग की बात करें तो ये आपका डाइवर्जेंट होता है, क्रिएटिव होता है, और अलग अलग डायरेक्शन में
जो सोचते हैं वो होता है आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ हट के, डाइवर्जेंट, क्रिएटिव। तो ये होता है आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो कि कला, शिक्षा में कला, इसको प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय अ चाइल्ड फेसिंग सेक्सुअल एब्यूज़। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो चाइल्ड है अगर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, इसका एक संकेत क्या हो सकता है, ये बताना है यहाँ पर। तो अगर किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो इसका पता आप सीधे सीधे देख कर लगा पाएंगे, बॉडी स्वेलिंग, शरीर में अगर सूजन है तो इससे पता लगा सकते हैं कि अब्यूज़ किया गया है चाइल्ड को, सेक्सुअल अब्यूज़। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बात करें तो एक एग्रेसिवनेस भी आ सकता है चाइल्ड में, तो ऑप्शन सी भी आपको सही लग सकता है यहाँ पर। लेकिन एग्रेसिव कोई एक नॉर्मल बच्चा भी हो जाता है कई बार, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बॉडी स्वेलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एनवायरमेंट्स डू एजुकेटर्स यूज इन हाई क्वालिटी क्लासरूम। तो शिक्षण में किस प्रकार के भाषा वातावरण का उपयोग करते हैं उच्च गुणवत्ता वाले कक्षा में शिक्षक। तो रिसर्च के अनुसार ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको प्रभावित कौन नहीं करेगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, नकल और पहचान, इमिटेशन और आइडेंटिफिकेशन, ये प्रभावित करेगा बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक स्थिति ये भी कर सकता है प्रभावित। विद्यालय का अनुभव भी जो सोशल सामाजिक विकास है इसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट की बात करें तो विकासवादी प्रभाव जो काफ़ी समय से चलता आया है, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा सामाजिक डेवलपमेंट को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद, द प्रोसेसिंग ऑफ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोर्ड नॉलेज ब्रॉड थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड। तो संवेग, इसको ठीक कर लीजिएगा, जो सेंसेस हैं इसके माध्यम से लाए गए संचित ज्ञान के प्रभावित अनुभूति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ऊपर से नीचे प्रसंस्करण। ये होता क्या है, इसका मतलब देखिए, जब भी आप ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप जो प्रोसेस करके उसको कुछ इंटरप्रेट करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो ये होता है आपका टॉप टू डाउन प्रोसेसिंग। इसके अलावा बॉटम टू डाउन प्रोसेसिंग ठीक अपोजिट होता है, यानी कि जो आपके अंदर नहीं है स्टोर्ड, आप कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, तो ये होता है आपका बॉटम डाउन प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऊपर से नीचे प्रसंस्करण, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के अधिग्रहण में पहला कदम किसके माध्यम से है। यानी कि जो लैंग्वेज है इसका एक्विजिशन है, इसका जो अधिग्रहण होगा वो पहले किस माध्यम से होगा, क्या लिखकर होगा, सुनकर होगा, बोलकर होगा या फिर पढ़कर होगा। तो देखिए, पढ़ना तो बाद में आता है, रीडिंग बाद में आती है, लिखने का काम बाद में होता है, बोलना आप शुरू करते हैं, लेकिन बोलने से पहले लिसनिंग स्टार्ट होती है किसी भी बच्चे में। अगर आप देखें तो सबसे पहले वो सुनता है, कुछ वर्ड्स सुनता है और उसको प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करता है और फिर बोलना स्टार्ट करता है। और लेखन और पढ़ना तो खैर बात की चीज़ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लिसनिंग। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विल बी फोकस्ड ऑन। ये किस पर फोकस था, 1986 के अनुसार जो शिक्षा में डेवलपमेंट है वो आपका फोकस था उच्चतर शिक्षा के लिए नए संसाधनों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्स रिसोर्सेज ऑफ फॉर हायर एजुकेशन। और जिन्होंने ये पढ़ा होगा इसके बारे में, ये पॉइंट पढ़ा होगा उन्होंने, एजुकेशन पॉलिसी 1986 इसके अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आर्ट इन अ प्राइमरी स्कूल इज एन। क्या है ये? तो एनसीईआरटी के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय इसमें कला होगा आपका सह विद्वान क्षेत्र, यानी कि को स्कॉलेस्टिक एरिया। पाठ्यक्रम से इसका संबंध नहीं होगा, पाठ्येतर पाठ्यक्रम क्षेत्र भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सह विद्वान क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। एक तरह से जो किताबी ज्ञान है उससे थोड़ा हटकर आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये होगा आपका सह विद्वान क्षेत्र। इसके बाद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा में क्या कहा जाएगा? आईटी होगा, सूचना प्रौद्योगिकी होगा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर आईसीटी। तो ये होगा आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल? लचीलापन, रूथलेस, मास्टर वैरायटी, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। तो देखिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टाइम टेबल, और इसके अलावा वैरायटी होनी चाहिए, प्रयासों का समन्वय होना चाहिए। रूथलेस, मास्टर, इसका संबंध नहीं है इससे। तो ऑप्शन डी, बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, द रीज़न ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो स्कूल में अनुपस्थिति और भागने का कारण क्या है बच्चों का? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, एक तो सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सिलेबस नहीं होगा तो बच्चे बोर होते हैं क्लास में। पुअर मेथड होता है शिक्षण का, टीचर आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है, तो इस तरह से कुछ बोरिंग सा होने लगता है, इफेक्टिव नहीं होता है टीचर, और प्रभावी होता है, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26 सितंबर 1985 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, निर्णय निर्माण का दायरा है प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, या फिर पर्यवेक्षण। तो डिसीजन मेकिंग इज एन एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, प्रशासन। किसका दायरा है? निर्णय निर्माण, प्रशासन का दायरा है। इसके बाद, फैक्टर फॉर पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व का कारक है। स्कूल भी होगा, फैमिली भी होगा, बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पर्सनालिटी है या आपकी जो सोच है, आपकी थिंकिंग है, किस तरह से है, और जो आपको बेसिकली मैनर्स दिए गए हैं फैमिली से, वो हो गया। इसके अलावा डच अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि जो हार्मोन्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में निम्नलिखित में से किस पहलू पर चर्चा की गई है या फिर की जाती है? तो टाइम टेबल होता है डायरी में, टीचिंग कंटेंट होता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। इसके अलावा ऑप्शन सी है बोथ या फिर, तो इसका आंसर सिंपल है, बोथ होगा। टाइम टेबल प्लस जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो आपको डायरी में देखने को मिलता है, शिक्षक की डायरी में। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी का गठन कब हुआ था? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसे कहते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? 13 जून 2005 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 13 जून 2005 को इसका गठन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सैम पित्रोदा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ऐसा होगा। सैम पित्रोदा जो है, इनके अध्यक्षता में किया गया था, पहले भी पढ़ा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, और ये पूछा भी जा सकता है। इसके बाद है, और पूछा भी गया है एक्चुअली में ये क्वेश्चन कई बार, नेशनल नॉलेज कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने विशेषज्ञ सदस्य थे? तो जिन्होंने इसके बारे में डीप में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। तो 7 थे अध्यक्ष के अलावा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, निम्न में से राष्ट्रीय गायन आयोग ने कौन से क्षेत्र में काम किया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, बौद्धिक संस्था में संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, ये भी था। कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों का बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिक प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत की थी? तो आई थिंक ये भी आपने पढ़ा होगा, 4 बार ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा। इसके बाद एनकेसी के अनुसार, नेशनल नॉलेज कमीशन के अनुसार उच्च शिक्षा में कौन सी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है कोर्स क्रेडिट प्रणाली। और इसकी बात जो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी की जा रही है, कोर्स क्रेडिट प्रणाली को लेकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू एनकेसी हाउ मेनी यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन इन द कंट्री? तो ये है आपका 1500। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इनके अनुसार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग 1500 के आसपास होनी चाहिए, विश्वविद्यालय जो हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद इस पर क्वेश्चन आ सकता है RUSA रूसा पर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो केंद्र सरकार द्वारा RUSA को कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 13 में किया गया था, अक्टूबर 2013 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा RUSA पर कितना करोड़ रुपए औसतन हर साल खर्च किया जाता है 2016 और 17 से? तो ये कितना किया जाता है? ये किया जाता है आपका 1500 करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? ई गवर्नेंस भी आपके सिलेबस में है, तो इससे भी क्वेश्चन में भी बने एग्जाम में। तो ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1970 में ये शुरुआत हो चुकी थी। तो 1970 के दशक में ये शुरू हो चुका था, ये याद रखिएगा। 1970 में एक्चुअली, एग्जैक्टली याद रखिएगा, 1970 में। इसके बाद है, NIC ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कब शुरू किया? तो ये किया गया था आपका 1977 में, 1970 में ये शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए NICNET यानी कि राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1987 में, 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस में सहभागिता का एक प्रकार नहीं है? तो पार्टिसिपेशन का कौन सा टाइप नहीं है? G2R, G2G, G2C या फिर G2E? तो इसका मतलब है, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये बिल्कुल तरीका है पार्टिसिपेशन का। और गवर्नमेंट टू सी आई थिंक सिटीज़न या कस्टमर होता है, पता नहीं। तो आप देख लीजिएगा, G2C भी होता है और G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी होता है, पर ये G2R ये कहीं भी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये जो है एक टाइप नहीं होता है सहभागिता का ई गवर्नेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके काफ़ी सारे, जितने भी प्रमुख आयोग सिलेबस में दिए गए हैं आपके, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहले भी मैंने बताया था और आपको मालूम भी है।
तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग ने ये दिया था सबसे पहले कि जो अध्यापक शिक्षा है इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। तो ये सुझाव, जितने भी प्रमुख सुझाव दिए गए थे अलग अलग आयोगों द्वारा, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है, अध्यक्षता और रिपोर्ट वगैरह कब दी थी, रिपोर्ट में प्रमुख बातें क्या थी, तो इस तरह की चीज़ों पर क्वेश्चन आपका आएगा। और यूनिट 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो 2-3 यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है आखिरी समय में। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत, ये जो थ्योरी है, ये दिया गया था एरिक्सन द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए जितने भी प्रमुख मेथड्स हैं टीचिंग के, तो उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो जितने भी प्रमुख मेथड हैं टीचिंग के जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लें, उसको रिवाइज कर लें। और नहीं होगा तो मैं जो अगली क्लास आएगी मैराथन की, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन उसके इंक्लूड कर लिए जाए, क्योंकि सिलेबस में भी आपका और इससे क्वेश्चन भी बने हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है एरिक्सन। इसके बाद नेक्स्ट है बुद्धि, इसको ठीक कर लीजिएगा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। इस कथन, ये जो कथन है वो किसने दिया था, कहा था? तो वुड्रो ने ये कहा था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है वुड्रो विल्सन। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। इसके बाद है मैगस्थनीज पर क्वेश्चन आ सकता है इंडियन हिस्ट्री से। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, धनानंद या फिर अशोक? तो मैगस्थनीज आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांगांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त या फिर पाठ्य? तो ये होगा आपका पाठ्य। ये जो है वेदांग का एक अंग नहीं है। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अब बौद्ध संगति से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जितने भी प्रमुख हैं जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इसको आप पढ़ लीजिएगा किसके शासनकाल में हुआ और इसमें क्या क्या, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं, वो भी वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है चंदेरी के युग में बाबर ने किसे पराजित किया था? दाहिर, इब्राहिम लोदी, मोदिनी राय या फिर राणा सांगा? तो किसे किया था? मोदिनी राय। आपने सुना भी होगा, बाबर ने जो चंदेरी का युग है इसमें मोदिनी राय को पराजित किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। इसके बाद है किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली? तो यूरोपीय कंपनी की बात करें तो इसमें सबसे पहले पोर्चुगीज़ जो हैं, पुर्तगाली जो हैं, इनका आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत से सबसे बाद में गई, यानी कि आखिर में गई? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली? तो ये भी आपका पुर्तगाली ही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली जो है सबसे भारत में सबसे बाद में गई थी भारत को छोड़कर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी थी? कालिदास, विशाखदत्त, कौटिल्य या फिर पतंजलि? तो देखिए मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये जो वंशावली है कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली, ये आपकी चेदी राजवंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समीपवर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो देखिए ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके अनुसार जो समुद्रगुप्त है उसका अपनी सीमावर्ती राजाओं के साथ प्रमाणागमन और आज्ञाकरण और सर्व करदान, ये सभी संबंध थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के समय जो महान विद्वान था वो कौन था? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर चरक? तो देखिए इसका राइट आंसर, वैसे तो कनिष्क के समय ये चारों ही थे विद्वान,
लेकिन कनिष्क का जो निकटतम बौद्ध शास्त्री था वो था अश्वघोष। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, अश्वघोष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत है, यानी कि कौन से राज्य के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में बताया गया है या फिर इसका स्रोत है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कश्मीर, यानी कि कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी में बताया गया है। इसके बाद गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता था। तो गुप्त काल की बात करें तो इसमें विष्टि शब्द जो प्रयोग होता था वो बेगार श्रम के लिए, यानी कि जिसके लिए कुछ बेगार हो, मतलब सिर्फ श्रम करवा लिया जाए उसके बदले में कुछ दिया ना जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया। तो मैत्रक वंशी शासकों द्वारा दिया गया था वल्लभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये जो शिक्षा केंद्र है इसको दिया गया था सहायता और संरक्षण। इसके बाद 4 अश्वमेघ यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो प्रवर सेन प्रथम ये जो था वो 4 यस अश्वमेघ यज्ञ और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी। वल्लनाडु में, नाडु में, साधारण गांव में या फिर ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलेश्वर एवं चन्ना केशव प्राचीन मंदिर किस होयसाल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे। तो होयसाल शासक की बात करें तो इनमें से कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में ये 2 मंदिर बनवाए गए थे, होयसलेश्वर और चेन्ना केशव मंदिर। तो ये था आपका विष्णुवर्धन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विष्णुवर्धन। इसके बाद किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था। तो पाल शासक कौन था जिसने ये किया था। ये था आपका देवपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देवपाल ने जो नालंदा विश्वविद्यालय इसमें जो जावा के विद्यार्थी के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक था। तो ये था आपका बल्लाल सेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की और मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। तो कौन सा राजवंश है जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए ये किया था, अरबों से मित्रता और साथ ही साथ मस्जिद और कानून बनाने के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी। तो ये था आपके राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावती कथा रचनाकार, इसके रचनाकार कौन था। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कुतुबन या फिर मालिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मालिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद इक्ता व्यवस्था लागू की थी, किसके समय में लागू की गई थी। इल्तुतमिश, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। तो इक्ता जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी इल्तुतमिश ने। ये व्यवस्था इल्तुतमिश ने लागू की थी। इसके बाद वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो देखिए ये इसका जो आंसर है वो है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ये जो शासक था स्वयं को इन्होंने खलीफा घोषित कर रखा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद
चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद, आदिलाबाद, किलोगढ़ी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो खिजराबाद ये नाम रखा गया था किसका? चित्तौड़ का, जब इस पर कब्जा कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद है सिकंदर सानी, ये जो उपाधि है वो किस सुल्तान ने धारण की? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही ये उपाधि दी गई थी या फिर धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद है फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक किसके राज्यकाल में भारत आया था, यानी कि किसके शासनकाल में आया था अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में? तो ये जो फारसी यात्री है वो आया था आपका देवराय प्रथम की, माफ़ कीजिएगा, देवराय द्वितीय, इनके शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो देवराय द्वितीय। इसके बाद तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? यानी कि जो तेलुगु साहित्य है वो किस राजा के कार्यकाल में इसको क्लासिक युग माना जाता था तेलुगु साहित्य के लिए? तो ये था आपका कृष्ण देव राय। इनके समय में जो तेलुगु है, तेलुगु साहित्य है, उसको माना जाता था क्लासिकल युग। इसके बाद है सिर्री अकबरी फारसी अनुवाद है उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का या फिर वेदों का? तो देखिए सिर्रे अकबरी है आपका उपनिषदों का फारसी ट्रांसलेशन अनुवाद, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अकबर द्वारा जब ये मुद्रा संबंधी सुधार शुरू किए गए थे तो इसके पश्चात जो अध्यक्ष बनाया गया था राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष वो था आपका ख्वाजा अब्दुस समद, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ख्वाजा अब्दुस समद। इसके बाद अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो किसके संबंध में कहा होगा? तानसेन, बाज बहादुर, मोहम्मद हुसैन या फिर बैजू बावरा? तो इसका राइट आंसर है तानसेन। तानसेन के संबंध में ये कहा गया था कि उनके जैसा जो गायक है वो पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। इसके बाद है लोगों में लोकप्रिय नाम मुजहिद से जाने जाने वाला सूफी संत था, तो ये कौन था? ये था आपका शेख अहमद सारिंदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शेख अहमद सारिंदी जो है ये था मुजहिद नाम से जाने जाने वाला सूफी संत। इसके बाद है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र था। तो मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र जो सर्वाधिक था विश्व का वो कौन सा था? बंगाल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का था। तो इस समय बंगाल में सबसे ज़्यादा मलबरी रेशम का उत्पादन होता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अबदार खाना किस विभाग से संबंधित है? वेतन विभाग, उद्यान विभाग, जल आपूर्ति विभाग या फिर डाक विभाग? तो जल आपूर्ति विभाग ये किससे संबंधित है? अबदार खाना से। इसके बाद है मुगल सैन्य विभाग में अहदीस था पैदल दस्ता, मंजिक चालक इकाई या फिर प्रशिक्षित सुरक्षा दस्ता या फिर उच्च वर्गीय घुड़सवार? तो उच्च वर्गीय घुड़सवार ये था अहदीस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है विलियम नोरिस एक अंग्रेज राजदूत था अकबर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में या फिर फारूक सियर के दरबार में? तो जो विलियम नोरिस है वो अंग्रेज राजदूत था किसके दरबार में आपको बताना है? तो ये होगा आपका औरंगजेब के दरबार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहतसिब विवाह खोलने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए औरंगजेब ने मुहतसिब विभाग खोला था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी
तो कहाँ हुई थी? शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है रज़्म नामा फारसी अनुवाद है किसका है, ये आपको बताना है। पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रज़्म नामा फारसी अनुवाद है वो है आपका महाभारत का। तो जो महाभारत का अनुवाद हुआ है फारसी में उसे कहते हैं रज़्म नामा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो ये किया गया था 1784 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब किया गया था? 1784 में। किसकी स्थापना हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसने किया था? विलियम जोन्स ने। इसके बाद है बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर जो है वो संबंधित था, किससे संबंधित था जब यह आंदोलन हुआ? कौन सा? बंग भंग विरोधी। यातायात से, युद्ध उद्योग से, शिक्षण संस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका शिक्षण संस्थाओं से। किससे संबंधित था? शिक्षण संस्थाओं से, कार्लाइल सर्कुलर। इसके बाद है भारत का आर्थिक इतिहास, इसको किसने लिखा? आरसी मजमूदार, आरसी रायचौधरी, विपिन चंद्र, या फिर आरसी दत्त? तो आरसी दत्त ने ये लिखा है भारत का आर्थिक इतिहास। इसके बाद है किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? यानी कि पहला उप दीवान बंगाल का कौन था जो कि भारतीय था? तो ये याद रखिएगा, उप दीवान की बात की गई है। तो ये है इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद रजा खां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद रजा खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? बम्बई का था, यानी कि मुंबई जो अभी कहते हैं, बम्बई का, मद्रास का, हुगली का यानी कि कलकत्ता का, या फिर अवध का? तो ये कहाँ का था? बम्बई का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बम्बई का गवर्नर था एल्फिंस्टन। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये है आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम 1854 का, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1854 में ये एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद है वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की? तो ये जो वॉइस रॉयस हैं इनमें से किसने जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है वित्तीय का, तो ये किया गया था लॉर्ड मेयो द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन आता है कई बार, सालबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो जितनी भी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएगा। तो सालबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1782 में, यानी कि 1782 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? देखिए ये जो जगह है यहाँ पर कौन पराजित हुआ था ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो पराजित हुआ था वो था हैदर अली। तो पोर्टो नोवो में हैदर अली पराजित हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का जो प्रारंभ है वो शुरू किया था? राजा राममोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, या फिर केशव चंद्र सेन? तो ये जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो याद रखिएगा। इसके बाद है निम्न संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए नोटकूटों को में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि सबसे पहले कौन स्थापित हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो ये बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्म समाज सबसे पहले स्थापित हुआ, उसके बाद आपका प्रार्थना समाज, उसके बाद आपका आर्य समाज, और आखिर में रामकृष्ण मिशन इसको स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था आर्य समाज द्वारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, फिर ब्रह्म समाज द्वारा। तो प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो आपका रामकृष्ण मिशन, इनके द्वारा, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इनके द्वारा ये किया गया था। रामकृष्ण मिशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। इसके बाद है 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। ये कुछ जगह दी गई हैं और इनमें से बताना है जब ये विद्रोह हुआ तो वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था। तो अवध से था, बिहार से, कानपुर से, या फिर लखनऊ से। तो बिहार से इनका संबंध था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नाना साहब का मूल नाम क्या था। गंगाधर, दामोदर, धुंधुपंत या फिर राम सिंह। धुंधुपंत आपने सुना भी होगा, ये था नाना साहब का मूल नाम। इसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ था, ये पूछा गया। अडयार में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, या फिर बम्बई में। तो ये है आपका अडयार में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ, तो 1909, 10, 11 या फिर 16 में। 1911 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बंगाल विभाजन 1911 में कंप्लीट हो गया था, ख़त्म हो गया था, समाप्त हो चुका था, एक तरह से अलग हो गया था बंगाल। इसके बाद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन, यानी कि जो पहला सेशन है किसका, भारतीय हिंदू महासभा का, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का, वो कब हुआ। अप्रैल 15 में, माफ़ कीजिए अगस्त 15 में, अप्रैल 1916 में, या फिर जून 1915 में। तो अप्रैल 1915 में ये पहला सेशन हुआ था अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। इसके बाद किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया, यानी कि ये जो उपाधि है इसको छोड़ दिया था। बंगाल के विभाजन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, या फिर जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद। तो देखिए ये एक बड़ी घटना थी, जलियांवाला बाग, ये जो नरसंहार हुआ था, और इसी के बाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसका उन्होंने परित्याग किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI। तो ये जो है ये कहाँ से, तो ये आपको बताना है CDRI। तो CDRI कहाँ पर है, यह है आपका लखनऊ में। औषधि शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। इसके बाद अदरक एक है वल्ब, राइजोम, ट्यूबर या फिर परिवर्तित जड़। तो ये है आपका राइजोम, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विटामिन के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट बनाने के लिए आवश्यक होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं एक तरह से, तो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कांच के अंदर सबसे धीरे चलता है, लाल, हरा, बैंगनी या फिर सभी समान गति से चलते हैं। तो बैंगनी कलर जो है आपका सबसे धीरे चलता है कांच में, कांच के अंदर, ठीक। इसके बाद है निम्न में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से जो हाई कोर्ट है स्वयं का वो दिल्ली के पास है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है स्टीफन हॉकिंग किस क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए जाने जाते हैं, कंप्यूटर विज्ञान, कार्बनिक रसायन, पादप रोग विज्ञान या फिर सैद्धांतिक भौतिकी। थ्योरेटिकल फिजिक्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी सैद्धांतिक भौतिकी। स्टीफन हॉकिंग्स का संबंध इसके लिए जाने जाते हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस मानव विकास रिपोर्ट ने पहली बार नया मापक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI ये जारी किया था।
तो ये किया था मानव विकास रिपोर्ट 2010। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं अभी लेटेस्ट वाली, इनको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। तो मानव विकास रिपोर्ट 2010, इसने पहली बार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया था। इसके बाद है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्थाएं, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्था या फिर कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्थाएं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कच्चे तेल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, पूछा गया है। तो प्राकृतिक स्रोत नहीं है कच्चे तेल का, वो है आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक के राइटर कौन है? तो ये हैं आपके एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद है ग्रामीण विकास प्रणाली के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित है केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, पूंजीवादी नियोजन या फिर अनवरत नियोजन। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है डिसेंट्रलाइज, ये जो नियोजन है विकेंद्रीकृत नियोजन, ये होता है आपका पंचायती राज से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक विकास दर की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हैरोल्ड द्वारा, लैमार्क द्वारा, नर्स्के द्वारा या फिर मीड द्वारा। तो हैरोल्ड द्वारा ये दिया गया, क्या क्या दिया गया? प्राकृतिक विकास दर। इसके बाद है निम्न में से किस वर्ष नरेगा NREGA, ये जो नरेगा है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं गवर्नमेंट द्वारा पिछले 2-3 दशक की, उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 2005 में ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है किस पंचवर्षीय योजना में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार किया गया था? तो 11वीं जो योजना थी पंचवर्षीय, उसके अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार किया गया था। तो ये जो योजना है पंचवर्षीय, इसमें पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है वर्ष 2015 में 7वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 की बात करें तो ये हुआ था आपका रशिया में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हरिद्वार में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इसके बाद 1885 के बाद WC बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? दोबारा, यानी कि सेकंड टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1892, 1892 में ये बने थे दोबारा से राष्ट्र जो कांग्रेस था वो कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद है महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो यह है आपका अब्दुल्ला सेठ या फिर दादा अब्दुल्ला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इन्हीं के संबंध में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी इन्होंने, दादा अब्दुल्ला के केस के मुकदमे के संबंध में। इसके बाद है निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो देखिए ये कहा था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रमुख जो वॉइस रॉयस हुए हैं, इस पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, तो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद है अधिकतर स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं, निम्न में से कौन सी गद्य में लिखी गई है? तो देखिए जो विष्णु स्मृति है वो आपकी गद्य में लिखी गई है। तो इसका डिफरेंस अगर समझना है तो आप खुद से समझ सकते हैं, पद्य और गद्य क्या होता है, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो विष्णु स्मृति में इसमें जो है गद्य में लिखी गई थी। इसके बाद है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है आपका वो है आप सोम को समर्पित। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो ये दिया था सुबध को। तो देखिए ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो बौद्ध धर्म है
इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, इसमें प्रमुख चीज़ें क्या थी, जैन धर्म हो गया, और इसके अलावा मुग़ल शासन हो गया। तो ये जो 2-3 चीज़ें, इसको पहले आप प्राइमरी लेवल पर रखें हिस्ट्री में। उसके बाद अगर कुछ रह जाए, और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं जिसके क्वेश्चन अभी आगे आगे हमने देखे भी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले कवर करनी। इसके बाद है गौतम बुद्ध ने, ये तो देख लिया हमने, स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष में प्रकाशित की थी? तो 1875 में इन्होंने ये किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद ने लिखा था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो कौन है? सभी जानते होंगे, इसके बारे में सुना भी होगा, अजीत कुमार डोवाल, या फिर अजीत डोवाल जिसे जिन्हें जाना जाता है इस नाम से। तो अजीत कुमार डोवाल जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इसके बाद है जापान की कंपनी तोशिबा द्वारा विकसित मानवाव मशीन का नाम बताइए। तो तोशिबा कंपनी मानवाव मशीन का नाम क्या है? तो ये है आपका आइको चिहिरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है तोशिबा कंपनी द्वारा बनाई गई मानवाव मशीन है। इसके बाद है नेपाल में हुए भूकंप के पीड़ितों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम बताइए। तो ऑपरेशन मैत्री था जो ये चलाया गया था भारत यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जब भूकंप आया था नेपाल में, तो नेपाल की सहायता करने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। इसके बाद है फेमिना मिस इंडिया 2015 का खिताब किसे दिया गया? तो ये जो खिताब वगैरह हैं 2020 और 21 में जो भी हैं किसको मिला है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फेमिना मिस इंडिया 2015 का जो खिताब है वो दिया गया था अदिति आर्या को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है किस देश ने भारत को 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला मूर्ति पैरेट लेडी वापस की? तो 12वीं शताब्दी की जो मूर्ति है पैरेट लेडी, ये किस देश ने वापस की है इंडिया को, भारत को? तो ये किया है कनाडा ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है वर्तमान में भारतीय साम्यवादी पार्टी यानी कि जो मार्क्सवादी हैं उनका महासचिव कौन है? तो ये हैं आपके सीताराम येचुरी। अभी शायद नए बने हैं या नहीं बने हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिए। जो वैसे सीताराम येचुरी इसका राइट आंसर है, मैंने देखा नहीं अभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है, सीताराम येचुरी। इसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है विदेश मंत्रियों के नाम दिए गए हैं, कौन सा किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो पहले का दूसरा आप समझ ही गए होंगे, इसका भारत सुषमा स्वराज आप जानते ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, पहले का दूसरा, यानी कि भारत का सुषमा स्वराज जो थी वो विदेश मंत्री थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जॉन कैरी हो गए। इसके बाद श्रीलंका की बात करें तो मंगला समरवीरा, और बांग्लादेश की बात करें तो अब्दुल हसन महमूद। देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। भारत का आपको मालूम ही है, इनका संबंध सुषमा स्वराज है, विदेश मंत्री थी भारत की, और नाम से आप गैस कर सकते थे जॉन कैरी अमेरिका के होंगे। तो 2 गैस करने के बाद ऑलरेडी आप आंसर लगा सकते थे इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है भारतीय सेना का अभियान ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था श्रीलंका से, मालदीव से, तिब्बत से, या फिर सियाचिन ग्लेशियर से? तो ये जो था आपका सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था। इसके बाद है बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी? तो क्रिकेट से संबंधित है बीमर। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है दिल्ली में किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है? तो आपने सुना भी होगा रायसीना हिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रायसीना पहाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इसका जो राइटर है वो कौन थे? मुकुंदलाल, शिव प्रसाद डबराल, शेखर पाठक, या फिर भजन सिंह? तो भजन सिंह थे इसके राइटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद
कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे, जीवी पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता या फिर विक्टर मोहन जोशी? तो बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? कंडाली मेला महोत्सव, उत्तरायणी मेला, देवी धुरा मेला या फिर नंदा देवी मेला? तो ये जो पाषाण युद्ध है वो देवी धुरा का है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? ट्रेल, ई गार्डनर, लॉशिंगटन या फिर बैटन? तो ई गार्डनर जो था वो था पहला ब्रिटिश कमिश्नर। कहाँ का था ये? कुमाऊं का। इसके बाद है द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी, कौन है? हंसा मंडाल, हर्षवंती बिष्ट, बछेंद्री पाल या फिर परिज्ञा? तो पहली महिला की बात की गई तो हंसा मंडाल थी द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है हंसा मनराल। इसके बाद है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी, गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है? इसका मतलब दोनों में से कुछ कुछ पार्ट दोनों जगह। तो इसका राइट आंसर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वैसे मुख्य रूप से नैनीताल में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बुग्याल की बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित है, कांडा हिमाचल प्रदेश से है, मर्ग जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एग दून घाटी। इसके बाद है छोटा कैलाश स्थित है, कौन सी जगह स्थित है आपको बताना है। तो छोटा कैलाश आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जनपद रेल यातायात से नहीं जुड़ा है? तो नैनीताल जुड़ा है, देहरादून भी जुड़ा है। आपने ट्रैवल भी किया होगा कुछ लोगों ने ट्रेन वगैरह से, तो उनको मालूम होगा देहरादून जुड़ा है, नैनीताल जुड़ा है। और इसके अलावा बात करें अगर पौड़ी की तो ये भी जुड़ा है, लेकिन टिहरी गढ़वाल जो है वो रेल यातायात से जुड़ा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 1981 के नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह है आपका डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। नंदा देवी अभियान की सफलता में जो प्रसिद्धि मिली थी वो है आपके डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को, ये मिला था 1981 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा मेला बेसिकली कहाँ पर आयोजन होता है इसका, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सारे मेलों के बारे में पता होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, या फिर एक्चुअली में अगर सारे पता होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेंदी मेला जनपद अल्मोड़ा। हालांकि आप गैस भी कर सकते थे, अगर गेंदी मेला के बारे में आपको पता था तो आप गैस कर सकते थे कि ये अल्मोड़ा में नहीं होता है इसका आयोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गेंदी मेला जनपद अल्मोड़ा में ये सही मिलान नहीं है। इसके बाद चमोली जनपद का रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? रवाई, चिपको, डूंगी पैंतोली या फिर मैती? तो ये जो है आपका चिपको आंदोलन के लिए फेमस है। कौन सा नाम है गांव का? रैणी गांव, चमोली जनपद का। इसके बाद है माई इंडिया बुक किसने लिखी है? शेखर पाठक, रस्किन बॉन्ड, बैरिस्टर मुकुंदी लाल या फिर जिम कॉर्बेट? तो जिम कॉर्बेट ने ये बुक लिखी थी माई इंडिया। इसके बाद है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। इसके बाद भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है जल संग्रहण के लिए, फलों के एकत्रीकरण के लिए, दुग्ध संग्रहण के लिए या फिर खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए? तो खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए किया जाता है भकार। ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है ग्रामीण उत्तराखंड में। इसके बाद है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो राज्य का नहीं है? तो कुमाऊं है, श्रीदेव सुमन है, एचएनबी भी है, गुरुकुल कांगड़ी जो है वो राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो गुरुकुल कांगड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है उत्तराखंड की।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद है उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? तो ये जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वो है आपका केदारनाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी। तो टिहरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1815 में, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी। इसके बाद टांड कर वसूल किया जाता है, किससे किया जाता है? लोहारों से, स्वर्णकारों से, बुनकरों से या फिर राजगीरों से। तो बुनकरों से टांड कर वसूल किया जाता था। इसके बाद है गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया था? तो उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल ये थे जिन्होंने उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग किया था दांडी मार्च में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कर्णीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अभिज्ञ का विलोम शब्द है, विज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर विज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभिज्ञ का जो अपोजिट वर्ड है वो है आपका अनभिज्ञ। इसके बाद है आभ्यगत, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है अब आपको बताना है। अभ्या, अब, अ या फिर अभी। तो अभी होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए यही सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपके। उपसर्ग हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, अपोजिट वर्ड हो गए, पर्यायवाची हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके आने वाली हैं। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए जो हिंदी है। इसमें आपके 18 से 20 क्वेश्चन आई थिंक रहते हैं हिंदी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अर्धांगिनी तो होता है, दारा भी है, भरिया भी है, तो रमणी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है पत्नी शब्द का। इसके बाद सलाका का तद्भव रूप है साला, साली, सलाई या फिर साला। तो सलाई जो है साला का तद्भव रूप है। नेक्स्ट देखिए विद्या सभा शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए समास के कई सारे कैटेगरीज होते हैं, तो इसमें थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से सभी कैटेगरी को, यानी कि जो भी प्रकार है समास के। तो इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, संबंध हो गया, संप्रदान हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। इस तरह से आपका बहुव्रीहि में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, वरना आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। और कई बार ऑनलाइन भी जो चीज़ें हैं वो गलत दी रहती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें डेफिनेशन के साथ। तो विद्या सभा शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद मोती का तत्सम रूप है मुक्तक, मोतिक, मुक्तिका या फिर मौक्तिक। तो तत्सम तद्भव से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। मौक्तिक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रसोई घर का समास विग्रह है। तो समास की बात करें तो इसमें विग्रह भी पूछा जा सकता है। रसोई और घर, रसोई वाला घर, रसोई के लिए घर या फिर घर की रसोई। तो इसका क्या होगा? रसोई के लिए घर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर। इसके बाद अधोगति का संधि विच्छेद है अधगति, अधोगति, अधगति या फिर अधिगति। तो इसका राइट आंसर होगा अधगति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये होता है इसका संधि विच्छेद। इसके बाद निम्नलिखित में से मुहावरा बताइए, यानी कि इसमें से कौन सा मुहावरे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसा देश वैसा भेष, ये राइट है। न उधो का लेना, न माधो का देना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसमें से मुहावरा जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलना यही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है उग्र शब्द का विलोम शब्द है उदंड, सौम्य, विनत या फिर कुडल। उग्र का विलोम होगा सौम्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से खेड़ा पर्यायवाची है किसका है? स्थान विशेष का, नगर का, अट्टालिका का या फिर गांव का। तो खेड़ा किसका पर्यायवाची है? गांव का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है
जल और भूमि पर समान रूप से चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। तो देखिए, एक वाक्यांश पर क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि एक सेंटेंस होता है, उसका एक वाक्यांश होता है, एक शब्द होता है, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जल और भूमि पर समान रूप से चलने वाला। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा उभयचर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इजी आए, हो सकता है कुछ मुश्किल पूछ लिया जाए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमने अनेक बाधाओं को पार किया, तुम्हारे घर पर मेहमान गए हैं, आप सपरिवार आमंत्रित थे, या फिर सुरेश बड़ा महादानी है। शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य पहचानने का जो क्वेश्चन होता है, ये भी आपके दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप सपरिवार आमंत्रित हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इसके बाद है, जिस पर विश्वास किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। विश्वस्त, विज्ञ, विश्वासप्रद, या फिर विश्वासित। तो विश्वस्त होगा इसका आंसर, जिस पर विश्वास किया गया है। इसके बाद है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। यदि काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर है। हमारे शिक्षक प्रश्न उठाते हैं, बी ऑप्शन है। सी है, 5 पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह काम आप पर निर्भर है, ऑप्शन ए। तो ये राइट आंसर है। इसके बाद, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी में लिखे गए शब्द का चुनाव कीजिए। तो वर्तनी पर भी आपका क्वेश्चन आता है। आशीर्वाद, शिक्षणेतर, आणवित, या फिर उपरोक्त। तो अन्विति, अन्विति है ऑप्शन सी, ये होगा इसका राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी में लिखे गए शब्द का चुनाव करना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद, निम्न में से कौन सा युग्म, शब्द युग्म वर्त का जो वर्तनी है वो शुद्ध नहीं है। तो पति पत्नी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शुद्ध है पूछा गया, तो शुद्ध है पति पत्नी का। इसके बाद, अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार, ये होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले इसको लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर करें, और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए, आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके जो क्वेश्चन हैं इसको ज़रूर आप एक बार देख लें। लेकिन जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो उसमें 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं, प्लस इसके अलावा आपकी जीएस की क्लासेस आई हैं। इसके अलावा कुछ मैराथन क्लासेस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड जीके की बात करें तो आपको, या फिर उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो जो करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें उत्तराखंड, इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास क्वेश्चन है, वो वहाँ पर आपको देख लेना है। प्लस आज के जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस अपने लेवल पर अगर आप कुछ और पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है एक्स्ट्रा, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपने नोट्स बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आखिरी समय में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो आपको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए। और जो रीजनिंग के लिए मैंने कहा था, वो रीजनिंग के जो पेपर है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, और उसको भी आप एक बार देख लें कि जो क्वेश्चन था वो किस लेवल का था। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं की है, या फिर कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी भी, तो देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके अकॉर्डिंग या तो सिलेबस के अकॉर्डिंग या तो क्वेश्चन पेपर को देखकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो 2-3 पेपर हैं मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा एक साथ उसकी वीडियो बना के। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा देखिए, एक और क्लास है जो आपकी आने वाली है मैराथन एग्ज़ाम से पहले पहले, यानी कि ये मान के चलिए उसमें 2 या 3 दिन लगेंगे उसको लाने में। तो वो क्लास आपकी एक तरह से कहेंगे कि उसको रिवीजन क्लास, यानी कि जो जो हमने पढ़ा है एक तो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं उसके क्वेश्चन होंगे उसमें, प्लस जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं
उसको भी कवर करेंगे, प्लस उत्तराखंड के जीके उसमें रहेगा। इसके अलावा जो जनरल हिंदी है वो रहेगा उसमें, और हिस्ट्री वगैरह तो रहेगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें रहेगा। तो ये मान के चलिए वो आपकी रिवीजन क्लास होगी, और इससे थोड़ी लंबी क्लास ही होगी वो, तो उसको भी आपको फॉलो कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो मैंने बताया उसको फॉलो करते रहिए, और अपने लेवल पर तैयारी जो है, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, जो आपकी खुद की प्रिपरेशन है, बाकी इधर उधर से पढ़ाई करना ठीक है, यानी कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो आपने खुद से नोट्स बनाए होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। उसका रिवीजन एक बार अच्छे से हो जाने के बाद जो अन्य चीज़ें हैं उस पर आप सेकेंडरी जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।